तो आज हम लोगों को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के रिमेनिंग क्वेश्चंस खत्म करने हैं और कल से हमको फ्रिक्शन स्टार्ट करना है। सिंस इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक तो इसलिए थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए हमारे, एंड दैट वाज द आइडिया बिहाइंड हैविंग एन एक्स्ट्रा सेशन। क्वेश्चन नंबर 14th, a bullet of mass of 5 gram is shot from a gun of mass 5 kilogram. The muzzle velocity of the bullet is 500 meter per second. The recoil velocity of the gun is, ये हमने ऑलरेडी देखा है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली गन एंड bullet both are at rest, so initial momentum is 0, and final momentum will be mass of gun. मतलब basically what I am saying is it will be momentum of gun plus momentum of bullet. So momentum of gun will be mass of gun into velocity of gun, which is basically recoil velocity, प्लस मास ऑफ गन होना चाहिए यहाँ पे मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ओके, सो इट इज प्रीटी सिंपल। आपको डायरेक्ट सॉल्व करना हो डायरेक्ट भी कर सकते हो। बाय सॉल्विंग दिस यू गेट Vg इज इक्वल टू mb vb upon mg with a negative sign, right? Just substitute values. Mass of bullet is 5 gram, which is 5 into 10 power minus 3 kilogram. Velocity of bullet is 500 upon mass of gun is 5 kilogram. तो ये सिर्फ सॉल्व करना है आपको। -0.5 मीटर पर सेकेंड आंसर आने वाला है। दैट इज recoil velocity of gun. सिंपल क्वेश्चन था, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू इंक्लूड दिस क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज सब ऑनलाइन ही ज्वाइन किए और यू कैन बी हियर, डोंट वरी। A body of mass m at rest explodes into 3 pieces, 2 of which of mass m by 4 each are thrown off in perpendicular direction। मतलब ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, मैं वापस बता रहा हूँ। तो दो पीसेस मैं मान लेता हूँ m by 4 और m2 is equal to m by 4, they are thrown off in perpendicular direction। एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, और उसकी वेलोसिटी भी दी है 3 and 4। ओके, थर्ड पीस विल बी थ्रोन ऑफ विद व्हाट वेलोसिटी? तो इजी है, you already know that this is going to be resultant of first two। आपको ऑलरेडी पता है, ये हमने सॉल्व भी किया है क्वेश्चन पहले। सो इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल थिंग। तो ये जो थर्ड पीस है इसका मोमेंटम जो होगा वो फर्स्ट और सेकेंड का रिजल्टेंट होगा। सो P3 विल बी अंडर रूट ऑफ P1 square plus P2 square, and you know P3 is M3V3 and this is P1 is M1V1, so we can just write down M1V1 square plus M2V2 square, substitute values and solve। M3 क्या आएगा by the way? देखो टोटल मास M क्या है, M1 plus M2 plus M3। तो M3 क्या आएगा आपके पास, कैपिटल M माइनस M1 माइनस M2। M में से M/4 M/4 दो बार क्या मतलब M/2 बचेगा यहाँ पे। So M3 is M/2 V3 and you have to solve this one। easy question है ये। This is M/4 into 3 square plus M/4 into 4 square। इसको solve करो and after solving this you will get value of V3। क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्टकट मारना है तो शॉर्टकट भी मार सकते हो। तो ये M/4 आ जाएगा, ये अपना 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 16 25 मतलब 5, ये कैंसल कैंसल, तो ये 5/4 और वो मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 1 एंड 2 5/2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड आपके पास आने वाला है आंसर।
सो v3 इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, ये हमने पहले भी किया था, तो इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट। सो स्क्रीन इज शेयर्ड, ओके, स्क्रीन इज शेयर्ड। व्हाट मस्ट हैव हैपेंड इज कि आपका मोबाइल पे आपको स्लाइड करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन सी 3 or 4 विंडोज ऑन जूम। सो जस्ट चेक इट वंस। मैं वापस से शेयर कर देता हूं वैसे, बट स्टिल। सो लेट मी गो फॉर स्क्रीन शेयरिंग अगेन, शेयर्ड अगेन। अब तो दिखना ही चाहिए बिकॉज इट इज ऑलरेडी शेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, please confirm if you can see. Do you see screen now? Next question, at a certain instant of time the mass of rocket going up vertically is 100 kilograms. So at a certain instant of time the mass is 100 kg. If it is ejecting 5 kilogram of gas per second, तो dm by dt आपको दिया है, that is 5, okay, at a speed of 400 meter per second, the acceleration of the rocket would be, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था रॉकेट प्रोपल्शन का केस। रॉकेट प्रोपल्शन के केस में हमने फोर्स और एक्सेलरेशन के इक्वेशन भी लिखे थे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनता है v by m dm by dt minus g, right? So this is the equation that you get, okay, v by m dm by dt minus g। ये हमने डिराइव किया था। डू यू रिमेम्बर दिस? याद है कैसे आया था ये? रॉकेट प्रोपल्शन का जो केस था, थ्रस्ट ऊपर के डायरेक्शन में होगा, मतलब फोर्स। नीचे दो फोर्सेस थे, एक बिकॉज ऑफ गैस इजेक्टिंग डाउनवर्ड्स और दूसरा है ग्रेविटी mg, राइट? हाँ, तो ये होता है u dm by dt, मतलब v dm by dt बेसिकली। तो टोटल अपवर्ड फोर्स वाज v dm by dt प्लस mg। इसको सॉल्व करते हैं हम, राइट? तो वी राइट इट एज ma, फिर m से डिवाइड कर देंगे तो a मिलता है दिस थिंग। सिर्फ साइन प्लस या माइनस वो आपको चेक करना है, वो आपको चेक करना है। अगेंस्ट जा रहा है, एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन में एक माइनस आएगा। तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, ओके। देन सो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ओवर हियर। v की वैल्यू दी है आपको 400, मास आपको दिया है 100, dm by dt दिया है 5 और g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है। तो इजी है, 1 जा 4 जा 20 minus 10 is 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज करेक्ट आंसर, ओके, राइट, या, so 10 is correct answer. Simple, extremely simple. Next, this question I want you to do now and tell me the answer. 3 equal weights of ABC of mass 2 kg each are hanging on a string passing over a fixed frictionless pulley as shown in figure. The tension in the string connecting B and C, मतलब यहाँ पे what is the tension T between B and C? So how do you find this tension? Please solve and let me know. Solve करो और बताओ, right? So ठीक है, what you have to do is always, सबसे पहले मैं बेसिक से बताता हूँ ये क्वेश्चन।
दिस इज मास m1, मास m2, मास m3 मान लो, ठीक है। तो मास m3 के लिए टेंशन T2 is upwards and m3g is downwards। यहाँ पे ऊपर टेंशन T1 is upward, यहाँ पे टेंशन T1 is upward। नीचे आएगा आपका m1g। ओवरऑल ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है और ये ओवरऑल ऊपर जा रहा है, राइट। तो मैंने बताया था कि हाउ डू यू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। व्हाट इज नेट फोर्स यहाँ पे? m2 प्लस m3 माइनस m1g, क्योंकि m2 और m3 डाउनवर्ड्स है, पुल करेंगे सिस्टम को और इसकी वजह से m1 ऊपर जाएगा अपॉन टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। ये एक्सेलरेशन है, करेक्ट। तो अगर आप यहां ध्यान दोगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस, तो यू विल गेट T2, sorry, you will get m3g minus T2 is equal to m3a। a हमारे पास ऑलरेडी है और क्योंकि हमारे पास वैल्यूज भी है तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। सबका मास कितना है? 2 2 2, तो ऊपर आएगा 2, 4 माइनस 2 मतलब 2, नीचे आएगा 6, 4/6 इज 2/3, है ना। तो 2/3g एक्सेलरेशन। 2 प्लस 2, हाँ माइनस 2, 2/6 तो 1/3, तो ये 1/3 आएगा, मतलब g/3 आएगा, राइट। ए मिल गया हमको। बाय द वे हमको यहाँ पे ए की जरूरत एक्चुअल में नहीं है, बट स्टिल क्योंकि इस क्वेश्चन में इफ यू रिमेम्बर फॉर्मूला तो डायरेक्टली हो सकता है, बट आई एम टेलिंग यू क्योंकि हमको T1 फाइंड करने के बाद T2 मिलेगा। तो T2 क्या है हमारे पास यहाँ पे? m3g माइनस a, बराबर ना T2। ओके, डू वी नो व्हाट इज m3? 2। डू वी नो a? g/3, करेक्ट। तो ये आ गया g माइनस g/3 इज g/2g/3, है ना, 2g/3, मतलब ये आ गया 4/3 इंटू जी। व्हाट इज जी वैल्यू? 9.8। तो 4/3 इंटू 9.8, 4/3 is 1.33 into 9.8। What will be 1.33 into 9.8? Roughly 13, है ना। 1.33 into 9.8, क्योंकि 10 into 1.3 is 13, ये 10 से थोड़ा कम है, वो 1.3 से थोड़ा ज्यादा है, तो 13 न्यूटन, राइट। तो क्या किया हमने? जो टेंशन निकालना है सिर्फ उसका, मतलब सी ब्लॉक का हमने फ्री बॉडी डायग्राम देखा है, ओनली फॉर ब्लॉक सी। ओके, तो ये है ब्लॉक सी का फ्री बॉडी डायग्राम। उससे हमको इक्वेशन मिला और एक्सेशन हमको निकालते आता ही है, दैट्स इट। तो T1 निकालना होगा तो सीधा यहाँ पे ए ब्लॉक का, मतलब आप बोलोगे T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a। T1 माइनस क्यों किया? क्योंकि सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो ऊपर फोर्स, नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में है, इसलिए T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a, राइट। क्लियर? लिखना है तो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, two masses 2 kg and 3 kg are attached to the end of string passed over a pulley fixed at the top. The tension and accelerations are। ओरल क्वेश्चन है पर मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, ऐसा है। So there is, you have 2 kg and here you have 3 kg। टेंशन आपको पूछा है व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन। दिस इज सिंपल, क्योंकि एक्सेलरेशन तो आपको पता है, नेट फोर्स
नेट फोर्स, व्हाट इज नेट फोर्स? यहाँ पे 3g का फोर्स है, यहाँ पे 2g फोर्स है। व्हाट इज नेट फोर्स? 3g माइनस 2g बाय टोटल मास। टोटल मास कितना? 2 + 3 5, तो A इक्वल टू g बाय 5, करेक्ट। तो मतलब ऑप्शन नंबर A एंड B आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो यू विल हैव C और D में से एक। फिर टेंशन निकालना है आपको, तो ऑलरेडी पता है कि सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग लाइक दिस, तो आप लिखोगे 3g माइनस टी इक्वल टू 3 इंटू ए, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकेंड ब्लॉक के लिए अप्लाई किया ना, पहले ब्लॉक के लिए अप्लाई करता तो t माइनस 2g लिखता, यहाँ पे 3g माइनस टी इक्वल टू 3a है, तो t इज इक्वल टू 3g माइनस a है बेसिकली, बिकॉज सिस्टम इज गोइंग डाउन ओवरऑल। तो 3 इंटू g माइनस a इज g बाय 5, so that is 4 into 3, 12g by 5. So tension will be 12g by 5 and acceleration will be g by 5. Option number D. So this was kind of a oral question. कैसे orally solve करते हैं ये important है. So let's do it orally because this is what we are supposed to do. Orally कैसे होता है? हाँ, ऑफ कोर्स ये डायग्राम आपको इमेजिन करनी पड़ेगी आपके दिमाग में। ये 2 kg, ये 3 kg, ये ओरली होना चाहिए। A इज इक्वल टू 3g माइनस 2g बाय 2 + 3 विच इज 5, तो A इक्वल टू g + 5, ये ओरली होना चाहिए। अब दूसरा, जब मैं टेंशन की बात करूंगा तो यू हैव टू कीप इन माइंड, दोनों में से एक सिलेक्ट कर लो, 2 या 3, जो भी आपको इजी लगे। चलो 2 तो 2 ही सही। तो यहाँ पे आएगा 2g डाउनवर्ड्स, ऊपर आएगा टेंशन। ये ओरली हो रहा है आपके दिमाग में। सिस्टम कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। आपको पता है ऑलरेडी कि जब सिस्टम ऊपर जाता है तो हम लोग टेंशन T क्या लिखते हैं? याद है? याद है? m इंटू जी माइनस ए या प्लस ए? प्लस ए, तो प्लस ए लिखते हैं यहाँ पे, करेक्ट। हाँ, तो फिर ये इजी हो गया। 2 जी और a था g बाय 5, तो ये ओरली हो रहा है दिमाग में। 6g बाय 5 इंटू 2 मतलब 12g बाय 5। तो सिस्टम अगर ऊपर जा रहा है तो g प्लस a अगर ये दिमाग में है, तो g प्लस a इज g बाय 5, g प्लस g बाय 5 इज 6g बाय 5 इंटू 2, हो गया। नीचे आ रहा है तो g माइनस a, g माइनस g बाय 5 इज 4g बाय 5, लेकिन 3 किलोग्राम नीचे आ रहा था तो बाहर 3 है, 3 इंटू 4 मतलब 12। तो दिस इज काइंड ऑफ ओरल क्वेश्चन। हाँ, ये भी ओरल है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यू हैव 3 ब्लॉक्स ए बी सी weighing 1, 2 and 27 respectively are connected as shown in figure with an inextensible string and are moving on a smooth surface. T3 मतलब ये जो फोर्स है ये दे दिया आपको 36 न्यूटन। तो T2 क्या आएगा? मैंने आपको बताया था, याद है क्या? T2 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? T2 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एग्जैक्टली, T2 मतलब सेकेंड स्ट्रिंग में टेंशन, उसके पीछे टोटल मास कितना है? यस, तो आप क्या करोगे? अगर मैं इसको ब्लॉक, इसको मैं बोल देता हूँ ब्लॉक 1, ओके, लेट मी से ए ब्लॉक जो है वो ब्लॉक 1 है, बी ब्लॉक जो है वो ब्लॉक 2 है, सी ब्लॉक जो है वो ब्लॉक 3 है, या फिर ऐसा नहीं करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। T2 is equal to mass of block A plus mass of block B, राइट? क्योंकि T2 के पीछे 2 ब्लॉक है, इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन तो आपको पता ही है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, करेक्ट। तो ये तो हमको पता ही है, तो इट इज ma प्लस mb प्लस mc, ये ओरली होता है। ma प्लस m मतलब 1, 8 and 27, राइट? तो 1, 8 and 27, a का 1 और इसका 8, तो 9 है ना, 9। फोर्स कितना था? 36, और नीचे कितना आएगा? 36, है ना। फोर्स T3, ये फोर्स जो है यहाँ पे आप, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, दिस फोर्स इज अ पुलिंग फोर्स, दैट इज T3। सो दिस इज 36, मास इज 36, तो आखिरी में बचा 9, ऑप्शन नंबर बी। तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व ओरली, बहुत सिंपल है।
Nothing difficult at all in this. तो 9 न्यूटन आएगा, एक्सट्रीमली सिंपल. तो जो स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है उसके पीछे कितना मास है, सिर्फ यही आपको देखना होता है. दैट्स इट. ने T3 तो दिया हुआ है. हाँ, अगर T3 फॉर एग्जाम्पल अगर चौथा ब्लॉक यहाँ पे लगा दिया हमने और ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे T3 है और यहाँ पे T4 पुलिंग फोर्स है, तो उस केस में यस. T3 निकालने के लिए आप क्या करोगे उस केस में? T3 विल बी इक्वल टू MA प्लस MB प्लस MC इंटू acceleration, right? So acceleration is force, pulling force T4 by total mass. Did I make it clear? ये ट्रिक है because I don't want you to keep solving everything. तो सिर्फ जिस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है उसके पीछे कितना मास है वो मास यहाँ पे लिख दो, इनटू एक्सेलरेशन कर दो, तो हो गया टेंशन, बिकॉज टेंशन इज फोर्स. इज इट क्लियर? ओके. Next, so that is why now this question will be easy for you. Three solids of masses m1, m2 and m3 are connected with weightless string in succession and are placed on a frictionless table. If the mass m3 is dragged with a force T, the tension in the string between m2 and m3 is. Simple question है, orally होना चाहिए. तीन मास है m1, m2, m3. m3 को ड्रैग किया with force T. This is m1, this is m2, this is m3. What is the tension in the string between m2 and m3? मतलब यहाँ पे oral question है. See, m1 plus m2, so tension T1 is m1 plus m2 into acceleration, and acceleration is dragging force upon total mass. तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. ओके, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, राइट, गुड. तो आप ओरली कर पा रहे हो, इट इज एक्सट्रीमली गुड थिंग. राइट, करो सॉल्व ये फटाफट. अब ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली. I want you to do it orally. (32) करेक्ट हो गया. वही है, अभी जो सॉल्व किया था हमने, तीनों क्वेश्चन सेम है. तो सेम थिंग, इसके पीछे जितना मास है कितना है, m1 प्लस m2, 10 प्लस 6, 16. एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका, 40/20, 16 इंटू 2, है ना. तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन आएगा फोर्स अपॉन टोटल मास. फोर्स इज 40, टोटल मास इज 10 प्लस 6 प्लस 4, 20, मतलब 2 आएगा. और फिर टेंशन कैसे निकालोगे T2 आप, m1 प्लस m2 इंटू a. m1 plus m2 is 10 plus 6, 16 into 2, that is 32 Newton. Easy. Option number D. Okay, so next question is important and I will give you around 2 minutes to think about it.
Okay, so how do you solve this question is simple thing. तो ध्यान दो, आई एम टेकिंग दिस नाउ. हमारे पास बेसिकली एक ये स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन T है, और एक दूसरा स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन T1 है. वो यहाँ इस रिजिड सपोर्ट को लगाया है. Then there is a weight of 2 kgWt over here. Then what you are going to do is simple task. इस T के components कर लो. Right. Now since this angle is 30, this angle will be 30. मतलब this component will be T cos 30 and this will be T sin 30. And as you can see from diagram, T sin 30 will balance 2 kgWt. And from here sin 30 is half. तो t मिल जाएगा आपको, मतलब sin 30 is half. ये हाफ को मैं शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मिल जाएगा 4 kgWt. करेक्ट. तो टेंशन मिल गया. दूसरा हम फ्रॉम डायग्राम T1 is equal to T cos 30 and T is 4, cos 30 is root 3 by cos 30 is root 3 by 2. तो ये आ जाएगा 2 root 3, ऑप्शन नंबर सी. तो सिर्फ कंपोनेंट्स ही करने थे आपको. एक कंपोनेंट जो है, जो वेट mg को बैलेंस कर रहा है, वहां से आपको टेंशन T की वैल्यू मिल जाएगी. वो टेंशन T की वैल्यू T1 इक्वल टू T cos 30 में सब्स्टिट्यूट करोगे. Okay, then next question. Again, I will give you time to solve this question. What happens is, आपके थियरी क्लासेस में छोटे छोटे चीजें छोड़ देते हैं, और वो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज हियर. छोटे छोटे चीजें छोड़ने से क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. तो इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, 2 मास दिए हैं और मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पुली है. मतलब बेसिकली द आइडिया इज सिंपल दैट यू हैव अ पुली. ओके, यू हैव अ पुली, और इस पुली पे मासेस है m1 एंड m2. m1 is greater than m2, इसलिए overall system is accelerating downwards here. So net acceleration, मतलब acceleration तो आप निकाल लोगे, net force upon total mass. What is net force? m1 minus m2 g upon m1 plus m2. यहां तक तो ठीक, लेकिन ये ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन है, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है. तो देयर इज समथिंग इन 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जब आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हो, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM बार इज m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार अपॉन m1 प्लस m2. अब ऐसा है कि A1 हो या A2 हो, they are equal to A, but the directions are opposite. So A1 is equal to minus, या फिर बोल सकते हो A1 is equal to plus A and A2 is equal to minus A. Right? Doesn't matter. Signs are important. Just that is the thing, right? So then you have to substitute that values here in ACM bar. So in ACM, okay, मैं अभी इसको सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ. m1a minus m2a, मैं स्केलर फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, कि माइनस लिख लिया मैंने. When I write a2 is equal to minus a, मतलब I have included direction. इसका मतलब I don't need to write this in vector form upon m1 plus m2. मैं इसमें से
ए कॉमन निकाल लेता हूं और ये जो ए है इट विल गो देयर, तो ये मिलेगा आपको m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 एक बार, और a में भी एक बार और है ना, इन a also you have m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर और g। तो ये मिल गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए। इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज लेट मी नो, समझा नहीं होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल दिस विल गो इनटू फ्रिक्शन, गलती से यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट चैप्टर में कवर कर लेंगे। दिस विल आल्सो गो इनटू फ्रिक्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी गलती से आ गया, नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। या दिस हैज नथिंग टू डू विथ फ्रिक्शन, है क्या फ्रिक्शन है, सपोज आर सेम, यस दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये 3 क्वेश्चन जो है हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वेल अब जो नीट के हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिए थे लास्ट एग्जाम्स के, तो अब हमको वो कंप्लीट करना है। सो अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on wedge is, हमने सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम टाइप का, उस केस में a इक्वल टू जी अपॉन कॉस थीटा आ रहा था, याद है क्या? लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था ऑन मंडे। इफ आई कैन टेल यू क्वेश्चन नंबर बता देता हूं मैं आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, yes, so it was क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमको नॉर्मल रिएक्शन निकालना था, तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने से पहले हमने A इक्वल टू जी इंटू समथिंग प्रूव किया था, यही क्वेश्चन था। A इज इक्वल टू जी tan थीटा, ये हुआ है हमारा, नहीं याद है, मैं वापस करवा देता हूं। दिस इज वेज, okay, you have a block on this wedge, then mg is downwards over here। आप जब इसको फोर्स लगा रहे हो ma, ऑलरेडी हमने कंपोनेंट्स किए थे, याद है क्या कंपोनेंट्स? डू यू रिमेंबर कंपोनेंट्स? डू यू रिमेंबर कंपोनेंट्स? इसके कंपोनेंट्स किए थे ना कंपोनेंट्स, मुझे सारे कंपोनेंट्स चाहिए। ओके यू डोंट रिमेंबर, just a minute, you don't remember, so I just tell you, I'll just show you। एक मिनट दे दो, क्योंकि वो जी tan थीटा है, ऐसा अभी ओरली याद रहना चाहिए आपको, दैट्स व्हाई ये था, आई थिंक यस, ये को ये लुक हियर, सी, देखो कंपोनेंट्स कैसे किए हमने, चेक। हाँ वहां पे सिर्फ लेफ्ट से राइट हम लोग पुश कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, और वहां पे राइट टू लेफ्ट है, कुछ चेंज नहीं होता है उससे। तो यू हैव नॉर्मल रिएक्शन ओवर हियर, उसको अपोजिट है आएगा mg cos और ma sin। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्सेलरेशन ऐसा दे रहा हूं, एक्शन है उसका रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन, रिएक्शन क्या है ma, करेक्ट, mg था
डाउनवर्ड्स, करेक्ट, क्लियर यहाँ तक। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल यहाँ पे, ये एंगल भी थीटा आएगा, राइट। ये थीटा आने से क्या हुआ, ये ऊपर बन गया एम ए कॉस और नीचे यहाँ पे आ गया नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट एम ए साइन। सिमिलरली एम जी के भी कंपोनेंट्स होंगे, एम जी का ये एंगल थीटा है तो यू शुड नो दिस एंगल इज आल्सो थीटा हियर। क्यों, दो लाइंस में अगर एंगल थीटा है तो उन दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर में भी एंगल थीटा होता है। तो एम जी कॉस और एम ए साइन आगे। बाय द वे क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये जो ब्लॉक है इट रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब एम जी साइन और एम ए कॉस दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। तो लिखा है मैंने एम जी साइन इक्वल टू एम ए कॉस, तो एम एम कैंसल, ए इज इक्वल टू जी साइन बाय कॉस मतलब जी tan थीटा। इसके आगे फिर आप नॉर्मल रिएक्शन, इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन पूछा था हमको, करेक्ट। तो यू शुड रिमेंबर सच थिंग्स नाउ बिकॉज अदरवाइज सारा वापस करना पड़ेगा आपको ये। सो यू मस्ट रिमेंबर, दिस इज अ मस्ट रिमेंबर कंडीशन। सो आई विल से हियर सिमिलर टू क्वेश्चन 6, ओके। ये हमने ऑलरेडी किया है, तो a इक्वल टू जी tan थीटा होता है, डजेंट मैटर, आप इसको ओरिएंटेशन का फर्क नहीं पड़ता है। आई कैन एक्चुअली हाँ ठीक है, अभी इसको मैं रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ बट आई कैन एक्चुअली फ्लिप इट, डजेंट मैटर। तो आप उसको पुश लेफ्ट से राइट दो, राइट से लेफ्ट दो, इक्वेशंस डोंट चेंज, इक्वेशंस दे डोंट चेंज, इक्वेशन जो है वही रहते हैं, तो a इक्वल टू जी tan थीटा ही रहने वाला है वो। तो ऑप्शन नंबर सी। और आप देखोगे कि नीट में बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसके आगे सारे के सारे क्वेश्चंस ओरल है, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सब ओरल है। 3 blocks of masses m, 2m, 3m are connected by strings as shown in figure. After an upward force F is applied on block M, the masses move upward with constant speed V. What is the net force on block 2M? What is the net force on the block 2M? 0. Why? Exactly. Constant speed है मतलब acceleration 0 है, मतलब there is no net upward force, right? तो ये सॉल्व करने की क्या जरूरत है फिर, इट इज वेरी सिंपल थिंग। अगर एक्सेलरेशन नहीं है मतलब फोर्स नहीं है, ओके। और क्योंकि सेंट्रल मास की बात हो रही है 2m, 2m इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ टेंशन एंड एवरीथिंग, सो इट इज 0। तो ओरल क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो ओरल। A mass m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle। एक मास लिया हमने, उसको वायर अटैच की और उसको एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग उसको घुमा रहे हैं। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन at the lowest point. Why? Because weight downward होगा और टेंशन up towards the center होगा। हाँ, तो उससे क्या हुआ, okay. Basically, what they are trying to say is the net or the tension is maximum at lowest point. क्योंकि when you say this ना, तो ये पता होना चाहिए T minus mg is giving you centripetal force. T minus mg, क्यों T minus mg, mg minus T क्यों नहीं लिखा, क्योंकि centripetal force is towards center, towards center resultant force क्या होना चाहिए, towards center। तो टेंशन माइनस mg, अगर रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड होता तो mg माइनस टी लिखते, जैसे वो अपमोस्ट पॉइंट पे होता है वो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लुक, T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन होता है एट लोवेस्ट पॉइंट। तो ओरल क्वेश्चन है, राइट। सो
The wire is most likely to break when the mass is at lowest point. Option number D. ओरल क्वेश्चन 2019 लास्ट ईयर का क्वेश्चन था ये नीट का. नथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो ओरल. A particle moving with velocity v bar is acted by three forces, right, as shown by vector triangle. The velocity of the particle will ये तीन forces है. What will be the velocity of the particle? ऑनलाइन वाले भी आंसर दे सकते हैं. ओके. ओरल है. ओरल है. Yes, remains constant because someone said 0. I think he or she wants to say. मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक पार्टिकल था Q पे, बराबर. मैंने एक फोर्स लगा दिया, वो आ गया R पे. फिर मैंने एक फोर्स और लगा दिया, वो गया P पे. And then I apply one more force and it goes again to Q. What is resultant force? What is resultant force? Zero. क्यों? क्यों? हाँ, ट्राइंगल लॉ. बेसिकली ये सारे के सारे फोर्सेस जो है दे एड अप टू गिव यू नेट फोर्सेस जीरो. जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म हो गया है तो, राइट. मतलब इसका मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन जीरो. और एक्सीलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है? dv बाई dt जीरो. और dv बाई dt जीरो का मतलब क्या होता है? dt कब जीरो होता है? जब v कांस्टेंट होगा, जब कुछ चेंज नहीं होगा. तो v इज कांस्टेंट. तो ऑप्शन नंबर डी. So velocity remains constant. You should know that in this case, when you have a triangle and each side is a force vector, resultant force is zero. That means A is zero. That means V is constant, remains constant. Oral question था 2019. Next question. A person is standing in an elevator. In which situation he finds his weight less than actual weight? Apparent weight less than actual weight कब होगा? G minus A. G minus A कब होता है? हाँ, जब elevator moves downward, with constant acceleration. The elevator moves downward with constant acceleration. Option number B. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है these are all oral questions, right? So you should know this. Option number B. मैंने इसलिए बोला ये पता होना चाहिए. When an object is going up, force is mg plus ma. मतलब apparent weight is greater than actual. तो ये g plus है, g minus से अच्छे से याद होगा. तो it is simple thing. बहुत ही सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ओरल है. A person used force F shown in figure to move a load with constant velocity on a given surface. तो पहले उसने 0 से L तक फोर्स लगाया, फिर फोर्स नेगेटिव हो गया, फिर L से X तक नेगेटिव फोर्स रहा. आइडेंटिफाई द करेक्ट सरफेस प्रोफाइल. व्हाट इज सरफेस प्रोफाइल? व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस प्रोफाइल? ये पता होगा तो सॉल्व होगा. What is surface profile? Person use force F to move a load with constant velocity on a given surface. एक surface पे
एक लोड को, एक वेट को हम लोग मूव करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं. हाउ इज फोर्स वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस? पहले सपोज 10 न्यूटन का फोर्स था, 10 न्यूटन का फोर्स था, राइट? करेक्ट. देन नेगेटिव फोर्स हो गया, मतलब डायरेक्टली 10 से 0, 0 से नेगेटिव. व्हाट इज सरफेस प्रोफाइल? बी तो ऑप्शन नहीं होगा. It has something to do with slopes. Slope. Easy है. ए क्यों? Why? Okay, let me take you back to graphs. You are right, A आएगा, but you did not tell me why. Okay, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए. फोर्स कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट. एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब v is increasing linearly with time. मतलब अगर आप वेलोसिटी का ग्राफ भी नीचे ड्रॉ करते जाओगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, है ना? तो डू यू नो वीटी ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लुक्स लाइक दिस? क्लियर है ना? मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बेसिकली, राइट? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सीधा नेगेटिव एफ, पहले प्लस एफ था, अब नेगेटिव एफ, मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन. मतलब सिंपल है, विच मीन्स सो दिस इज फॉर एफ बीइंग पॉजिटिव, एंड यहां पे भी नेगेटिव एफ है मोर और लेस. मतलब रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन भी क्या है? कांस्टेंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट रिटार्डेशन? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. मतलब उस केस में आपको ग्राफ कैसे मिलेगा? ऐसा, राइट? तो दिस इज फॉर नेगेटिव एफ. फिर कहां से कहां तक है ये? 0 से एल तक, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये 0 मार्किंग था और यहाँ तक ये एल मार्किंग था. तो आ गया ये सरफेस प्रोफाइल, पॉजिटिव स्लोप एंड देन नेगेटिव स्लोप. समझा? कहाँ फिर? लेकिन इंक्रीज तो हो रहा है, पर इसके आगे अगर ऐसा कंटिन्यू किया होता ना, तो फिर वापस ये ऐसा लेते, राइट? ओके, तो दैट इज राइट. ओके, तो ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगा इसमें, और ये इजी क्वेश्चन है, ओरल है. ऑफ कोर्स इफ यू नो बेसिक्स. So have you understood this question or not? Please tell me yes or no. I am asking to everyone who is connected online. Have you understood the reasoning behind this? Yes or no? Good. So reasoning is important. All right. Next question. A man is standing at a spring platform. Reading of spring balance is 60 kgWt.
If man jumps outside platform, then reading of the spring balance first increase, then decrease to zero, decreases, increases, remains constant. What is spring balance पता है आपको? बता देता हूँ. एक प्लेटफॉर्म होता है, इसके नीचे एक स्प्रिंग होता है. स्प्रिंग मैंने हमने देखा होगा, छोटा देखा होगा, अगर आप कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो. इस पे अगर आप कुछ वेट रख दोगे तो वो वेट जो है उस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा एंड देन यू गेट सम रीडिंग ऑफ वेट. तो इस स्प्रिंग के ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है, राइट. देन दिस मैन जंप्स. तो अब रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा? व्हाट विल हैपन? फर्स्ट इंक्रीजेस, then goes to zero, and or it decreases, or logically सोचो थोड़ा. A क्यों आएगा? करेक्ट. आकांक्षा, you're also right. कामाक्षी, you're also right. But why A? क्योंकि वो जंप करने के लिए पहले डाउनवर्ड. हाँ, वेरी गुड. जंप करने के लिए पहले वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, तो पहले इंक्रीज होगा, फिर उसने जैसे जंप कर दिया, then it will start decreasing and slowly it will go to zero. Such are the questions. बहुत इजी है. तो पहले इंक्रीज होना चाहिए. A body whose momentum is constant must have constant what? पक्का? Okay, if you say so, because momentum is mass into velocity. मास तो कांस्टेंट ही होता है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होना चाहिए. ऐसे क्वेश्चंस पूछ के रखे हैं. चलो, कुछ ढंग का क्वेश्चन दिख रहा है. अब लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. In the given figure, position time graph of a particle of mass 0.1 kg is shown. Impulse at t is equal to 2 second is. Solve करो और बताओ what is impulse at t equal to 2 seconds. How do we find impulse? Impulse J is force into time. That is correct. But the problem is, can you find out force from position time graph? You are right, but can you find? हाँ, good. So he said mass दिया हुआ है, acceleration निकालना पड़ेगा. Correct. How do you find out acceleration from this graph? Double derivative की जरूरत नहीं है. How do you find out acceleration from position time graph? Slope of graph. भूल जाते हो slope of graph. तो 0 से 2 मैं इतने पे फोकस करूंगा ना, ये बाकी का मेरे काम का नहीं है, फिर भी ड्रॉ कर रहा हूं मैं. कैसे? तो आपको पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो व्हाट डू यू नीड इज जस्ट 2 पॉइंट्स, है ना. तो यू जस्ट नीड 2 पॉइंट्स. डू वी नो 2 पॉइंट्स हियर? ये 2 वैल्यू, ये 4 वैल्यू, मतलब इसका मुझे पता है 2 और 4 कोऑर्डिनेट है. ये पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? ये मास तो रख दिया मैंने एज इट इज. हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन देन? तो J इज इक्वल टू M. व्हाट इज A? V माइनस U अपॉन T2 माइनस T1 इंटू T. बराबर? करेक्ट. मास कितना है? मास 0.1. फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है? नहीं दिया है. Oops. ये गलत लिख दिया मैंने. x2 माइनस x1. करेक्ट? नहीं. यहीं पे तो प्रॉब्लम है. यही तो प्रॉब्लम है. आई वॉन्ट यू टू नो हाउ डू यू फाइंड आउट ए फ्रॉम पोजिशन टाइम ग्राफ. वी का ग्राफ कर लेंगे, दैट इज फाइन, बट डू वी रियली वांट टू स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम इन डूइंग? एरिया अंडर द कर्व will give you
x into t. What are dimensions of x into t? Meter second. Do you know anything which is meter second? There is a quantity, but it's irrelevant here. डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी ग्राफ आप बोल रहे हो मुझे, बट डबल डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ. They are saying something right. Online, they are saying that A is dv by dt and V is dx by dt. मतलब A is equal to d2x by dt square. That is correct, not wrong. वो हिंट है वहां पे. This is hint for you, hint. अरे, what is equation of straight line passing through origin? What is equation of straight line passing through origin? Y equal to mx. What is y in this case? X. है ना? What is x in this case? T. What is slope? Wait. Correct? है ना? How do you find out slope? अभी लिखा था मैंने x2 minus x1 upon t2 minus t1 into t. तो x equal to, what is x2? 2. x2 is 2 ना? मैं वही बोलता हूँ ना, कौन सा एक्सिस है ये? ये टाइम एक्सिस है. हाँ, तो x2 क्या आएगा? अरे y एक्सिस पे x है और x एक्सिस पे टाइम है, तो x2 क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट. क्या कंफ्यूजन हो रहा है पता है आपको? इफ आई राइट दिस, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा. y2 माइनस y1 अपॉन, अब ठीक है. हाँ, तो ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ वहां पे. अब बताओ y2 क्या आएगा? 4 माइनस y1 क्या आएगा? t2 क्या आएगा? 0. व्हाट इज t? क्यों हमको सॉल्व नहीं करना फिलहाल? क्यों? ये आ गया x इक्वल टू 2t. बराबर. तो अल्टीमेटली आई वांट टू नो आंसर. इतना आसानी से तो नहीं बताने वाला, ओरल क्वेश्चन है एक्चुअली वो, बट इसका डेरिवेटिव लेंगे तो v इज इक्वल टू 2 आ जाएगा dx by dt. तो ये तो 0 आ गया, a 0 तो सब 0, खत्म. पता है मुझे, इसलिए तो ये क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूं ना खुद जल्दी से. आई नो एवरी सोर्स ऑफ कंफ्यूजन. तो प्लीज, ऑनलाइन में से किसी ने कुछ बोला है? लेट मी सी. ओरल क्वेश्चन है, आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट. राइट, कैसे किया जाए? Where is the problem? Basically, impulse is force into t. प्रॉब्लम यहाँ पे लाए करता है कि आप कभी भी इसको dp by dt के इसमें याद ही नहीं रखते हो. मैंने हिंट दे दिया अब यहाँ पे, क्योंकि जब मैं dp by dt लिखूंगा तो अल्टीमेटली वो m dp by dt आ ही गया. राइट. फिर घूम फिर के आप आ गए xt ग्राफ पे, तो मुझे वही देखना है कि हाउ डू यू टैकल दिस सिचुएशन. तो मुझे बताओ, टेक योर टाइम एंड बताओ. राइट. सो सॉल्यूशन इज सिंपल. आपको सिर्फ इतना देखना है, impulse is change in momentum, that is final minus initial. So mv final minus v initial. v final मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से आप x by t निकाल सकते हो. राइट. दैट इज फाइनल वेलोसिटी. 4 by 2 दैट इज 2. और इनिशियल वेलोसिटी इज 0. तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4 by 2 minus 0 मतलब
0.1 into 2, that is 0.2, but correct answer is minus 0.2. So that is the only thing remaining, and that is assignment for you to check why I should be writing minus 0.2 and not plus 0.2. That's it. इतना ही टास्क है आपका.